ऑक्सीजन की कमी की वजह से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 11 मरीजों की जान चली गई। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए। देरी ने 11 जिंदगियों को काल के गाल में धकेल दिया। देखते ही देखते अपनों के खोने के दर्द से निकल रही चीखें सिस्टम की खामोशियों को चीरने लगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 11 मरीजों की मौत हो गई। सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने की वजह से दूसरी लाइन से सप्लाई देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो गई। घटना की सामने आई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की हालत किस कदर बिगड़ती चली गई। मरीजों को बचाने के लिए पास खड़े परिजन उन्हें हवा करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पर मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बंगाल के 61 बीजेपी विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बंगाल हिंसा की जांच करने गई गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम के इनपुट के आधार पर यह फैसला किया गया। बंगाल के बीजेपी विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, यानी विधायकों की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र कमांडो तैनात होंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और हाल ही में बंगाल भेजी गई टीम के इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने बीजेपी विधायकों को सुरक्षा देने का बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 61 विधायकों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बंगाल के बीजेपी कुछ नेताओं की सुरक्षा में पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। अब इस नए ऑर्डर के बाद पार्टी के सभी 77 विधायक सेंट्रल सिक्योरिटी कवर में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को पहले ही केंद्र की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा चुकी है। एक्स कैटेगरी की सुरक्षा कवर में 3 से 5 हथियारबंद जवान शामिल होते हैं, जो 24 घंटे साथ रहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 77 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंची है और मुख्य विपक्षी दल बन गई। चुनावी नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसक घटनाएं शुरू हो गयी। हिंसक घटनाओं में 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद 7 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम हालात का जायजा लेने पहुंची थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल जाकर मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीतलकुची फायरिंग मामले की जांच कर रही है सीआईडी, और सीआईडी ने 6 जवानों को नोटिस जारी किया और आज पेश होने का आदेश दिया। इधर जवानों के खिलाफ कार्रवाई की बीजेपी ने आलोचना करते हुए इसको राजनीति से प्रेरित करार दिया है। कुर्सी संभालते ही ममता बनर्जी ने जिन चंद कामों को प्राथमिकता के साथ किया, उनमें से एक था सीतलकुची फायरिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने धारा 160 के तहत नोटिस जारी करते हुए 4 सीआईएसएफ, 1 सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और 1 सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट को आज सीआईडी मुख्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। जहां एक तरफ सीआईडी ने जांच तेज कर दी है, वहीं कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो गई है। सीआईएसएफ के जवानों को नोटिस भेजने का विरोध करते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, साथ ही सीआईडी के अधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सीधा सीधा बुलाने का इख्तियार सीआईडी का नहीं है, ये मुख्यमंत्री या टीएमसी के इशारा पर कर रहा है। 10 अप्रैल को हुई फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। टीएमसी का दावा है कि सभी मृतक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने सीआईडी पर टीएमसी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, वायलेंस को डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है। जैसे सीपीएम खत्म हो गई, वैसे एक दिन टीएमसी भी खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी मृतकों के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दे चुकी हैं।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आज होने वाली पूछताछ के बाद सीआईडी की प्रतिक्रिया क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखने को मिल रही है। वजह है योगी आदित्यनाथ सरकार का कोरोना को लेकर के बढ़ता गया सख्त रवैया। सीएम योगी हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं ताकि राज्य में कोरोना और पैर ना पसार सके। सीएम योगी कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। बैठकों का दौर योगी के होम आइसोलेशन से ही जारी है, लेकिन अब योगी मुस्तैदी के साथ हर हालात का आकलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी ने गोरखपुर में कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ हालात पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी ने कोरोना के खात्मे के लिए गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है उसका परिणाम है। गोरखपुर के साथ ही योगी ने अयोध्या का भी दौरा किया, जहां पर बीआरडी अस्पताल का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। तीसरी लहर को देखते हुए जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड बनाने के भी आदेश दिए। इसी दौरान योगी वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी में ऑक्सीजन को लेकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही। प्रथम वेव में हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन सेकेंड वेव ने हमारे सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की। ऑक्सीजन की अचानक डिमांड बढ़ गई। वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सीएम योगी के एक्शन का ही नतीजा है कि यूपी में रफ्तार पकड़ी कोरोना पर लगाम लगना शुरू हो गया है। कल के मुकाबले आज संक्रमण में कमी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21,331 नए मामले सामने आए, जबकि कल ये आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच चुका था। अधिकारियों के साथ मीटिंग, अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश की बदौलत ही यूपी में कोरोना के हालात पहले से ज्यादा काबू में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महामारी के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। कभी दिल्ली सरकार तो कभी कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों के सीएम केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। कभी वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं, तो कभी ऑक्सीजन की कम आपूर्ति की बात कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच पीएम मोदी हर राज्य पर बराबर ध्यान देने में जुटे हैं। देश के इन बड़े नेताओं ने कोरोना महामारी से जुड़े हर फैसले पर सवाल उठाया, चाहे पिछले साल लगे लॉकडाउन का मामला हो या फिर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा हो या इस साल वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति और ऑक्सीजन की सप्लाई पर खड़ा हुआ बखेड़ा हो। हर मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। बात बात पर बेवजह आलोचना और विश्लेषण करने वाले हमारे राजनेता अब खुले दिल से अपने राजनीतिक विरोधियों के अच्छे फैसलों की तारीफ भी कर रहे हैं और इससे अछूते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं हैं। याचिका के जरिए रोज ही आरोप लगाते रहे कि केंद्र की तरफ से दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पा रही है। जब 5 मई को दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को थैंक यू भी बोला। दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में महाराष्ट्र की भी तारीफ हुई, जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब भी कोरोना संक्रमण से जुड़े 6 लाख से ज्यादा केस मौजूद हैं। और यही वजह रही कि पीएम मोदी ने 8 मई को 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे की भी तारीफ की। इन आंकड़ों के बाद साफ है कि कोविड महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान को 2 दिन का वक्त दिया और कहा कि दस्तावेज दिखाओ कि आपने दिल्ली के बाहर से ऑक्सीजन खरीदी है। आप विधायक को हाईकोर्ट की फटकार, सिलेंडर कहां से लाया इमरान हुसैन? कोर्ट ने खरीद की रसीद दिखाने को कहा। इमरान पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कई जिंदगियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
लेकिन मौत के सौदागर प्राणवायु की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना मरीजों के तीमारदार एक एक सिलेंडर के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। उन्हें एक कतरा ऑक्सीजन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन प्राणवायु के जमाखोर जिंदगी छीनने पर आमादा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के विधायक इमरान हुसैन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इमरान के वकील से पूछा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से आए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में विधायक इमरान हुसैन को रिफिलर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। इमरान हुसैन का दावा है कि 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रिफिल कराकर अपने विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सीजन बांटी। इमरान हुसैन से कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को अदालत में जमा कराने को कहा। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि कोई अपने संसाधनों से चीजें जुटाए और जनता के बीच बांटे, ये जमाखोरी में नहीं आता है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आपके विधायक इमरान पर जमाखोरी का आरोप लगाया गया था। इस मामले पर 13 मई को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी में कोरोना से हाहाकार के बीच लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें सामने आई। कानपुर, गाजीपुर, बहराइच समेत दूसरे राज्यों में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे, जबकि प्रशासन बार बार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। कोरोना से पूरे देश में त्राहिमाम है। दूसरी लहर से बचना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इस महामारी में ये बेपरवाह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन लापरवाह लोग सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे हैं, जिन्हें ना अपनी चिंता है, न ही अपने परिवार की और न ही देश की। लापरवाह जनता ही नहीं, नेताजी भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। पहले यूपी में पंचायत चुनाव में नेता जश्न बना रहे थे और अब पार्टी कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी कार्यकर्ता भारी संख्या में कार्यालय में मौजूद नजर आए, जिन्हें ना तो कोरोना का डर था, न ही कैमरे का। इन जनप्रतिनिधियों को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए पुलिस को आना पड़ा। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के नियम ताक पर रखे गए। खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ी। लॉकडाउन का पालन करने के लिए डीएम ने जनता से अपील की, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों को सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्ती दिखी। बाजारों में चोरी छिपी दुकान लगाकर सामान बेचने का मामला सामने आया। दुकान हटवाने पर पुलिस के साथ महिलाओं ने बदसलूकी भी की। महिलाओं ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। यूपी के बहराइच में सड़क पर शराबियों ने हंगामा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के बावजूद शराब बेचने का आरोप लगाया गया। ऐसे में साफ है कि कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन का पालन हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए, जिनमें आंखों की रोशनी जाने से लेकर मौत तक का खतरा बना है। यहां तक कि जान बचाने के लिए मरीजों की आंख तक को निकालना पड़ रहा है। कोरोना वायरस हर रोज एक नई मुसीबत पैदा कर रहा है। अगर इससे जंग जीत भी जाते हैं, तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ता और पीछे पड़ जाती है काली मौत। दरअसल काली मौत यानी ब्लैक फंगस के कई मामले इन दिनों सामने आए हैं, जिनमें आंखों की रोशनी जाने से लेकर मौत तक का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि जान बचाने के लिए मरीजों की आंखों तक को निकालना पड़ा। ऐसे ही कई मामले राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में सामने आ चुके हैं। ये जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हम सुन रहे हैं, ये एक पुरानी बीमारी है। जब हम डॉक्टर्स को देना ही पड़ता है स्टीरॉयड, और उस वक्त कोविड के वायरस की वजह से भी ये बन सकता है। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो और उसके साथ स्टीरॉयड दिया जाए तो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बन जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टेरॉयड के ज्यादा इस्तेमाल से काली फंगस हो सकती है, क्योंकि कोरोना के इलाज में स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है और कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में कोरोना के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इसका असर नाक, आंख, ब्रेन और लंग्स पर देखा जाता है। ब्लैक फंगस होने पर लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। ज्यादा बढ़ने पर इससे कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी भी गल जाती है। समय रहते अगर मरीज ठीक ना हो तो मौत भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको लगातार सिर में दर्द, आंखें लाल रहना, आंखों से पानी गिरना, आंखों का मूवमेंट रुकना या फिर नाक के आसपास सूजन हो तो बिना देर किए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोरोना के पीछे चीन की बड़ी साजिश है। यह हम नहीं बल्कि अमेरिका का दावा है।
अमेरिकी अधिकारियों को मिले एक दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की तैयारी पर काम कर रहे थे। तो क्या कोरोना वायरस जिसने तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई, वो दरअसल वायरस नहीं बल्कि दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। एक ऐसा हमला जिसकी साजिश भारत के पड़ोसी मुल्क ने रची और इस हमले की आड़ में खुद को बना लिया इकोनॉमी किंग। कम से कम अमेरिका के ताज़ा दावे के मुताबिक तो ये बातें सही लग रही हैं। असल में अमेरिका ने दावा किया है कि उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये खुलासा होता है कि कोरोना के पीछे चीन की बड़ी साजिश हो सकती है। कोरोना वायरस की शुरुआत 2019 के आखिर में हुई थी। सबसे पहले चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस लीक हुआ। अमेरिकी अधिकारियों को मिले इस दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैविक हथियार तैयार करने पर काम कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को मिले इन दस्तावेजों का 6 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा है। दस्तावेज के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध में जीत के लिए जैविक हथियार तैयार किए जा रहे थे। इन दस्तावेजों में इन हथियारों के इस्तेमाल का समय भी बताया गया है। साथ ही दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर असर की चर्चा भी की गई है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के डोजियर में हथियार बनाने के लिए बीमारियों के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। अब अगर अमेरिका के इस दावे को सही माना जाए तो जाहिर तौर पर ये बड़ा खतरा है। ये खतरा बड़ा है और कोरोना की आड़ में चीन एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर दुनिया को दहलाने की साजिश रच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।